हाँ जी, तो यूजीसी नेट का पेपर जो है वो जून में होना है हमारा। तो लोक प्रशासन पेपर 2 के लिए हम फिर से पीवाईक्यूज़ पर डिस्कशन की वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में इस बार के लिए 2026 के लिए पहला वीडियो है। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम देख लेते हैं और उसके बहाने कंसेप्ट्स को और जो कीवर्ड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन है, भारत में निष्पादन बजट का सुझाव इनमें से किस संस्था के द्वारा दिया गया था? ये 2025 के नेट के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं, जितने भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो निष्पादन बजट क्या होता है, ये हमने पहले जो है बजट वाले उसमें डिस्कशन कर रखा है, वीडियो चैनल पर अवेलेबल भी है। निष्पादन बजट यानी कि परफॉर्मेंस बजट क्या होता है कि आप किसी भी फंड के लिए किसी भी एक्टिविटी के लिए जब बजट अलॉट कर रही है सरकार, तो उसका असेसमेंट पहले होता था सिर्फ ये कि मान लीजिए जैसे रेल के विस्तार के लिए 20 करोड़ दे दिए, 5 करोड़ दे दिए, जो भी है। अभी वो परफॉर्मेंस पे ओरिएंटेड हो गया कि आप ये प्रोजेक्ट चलाइए, इसमें क्या आपको जो आउटपुट मिल रहा है उस हिसाब से, ये कितना आउटपुट चाहिए उस हिसाब से बजट अलॉट किया जाता है। ये निष्पादन बजट का कंसेप्ट जो है ये अर्ली आप कह लीजिए कि 1930s में 40s में जो है अमेरिका में स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे ये स्वतंत्रता के पश्चात भारत जैसे देशों में भी आया था कंसेप्ट। तो लगभग 1950-51 में इसकी बात हमारी लोकसभा में होने लगी थी। पहली बात तो ये है। इंडिपेंडेंटली इन पर भी आएंगे, ऑप्शंस पर भी। किसी संस्था के तौर पे इसकी रिकमेंडेशन दी थी हमारी सबसे पहले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ये आयोग 1966 में गठित किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और इसने भी ये रिकमेंडेशन दी थी कि भारत में अगर आपको जो है सरकारी संस्थाओं का परफॉर्मेंस सुधारना है, उनको जो है क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और उस समय तक तो और भी पिछड़े हालात में हुआ करता था, तो उसको आगे ले जाने के लिए आपको संस्थाओं को बेटर करने की ज़रूरत है। उसके लिए बजट को जो है किस तरह से बदला जाना चाहिए, निष्पादन बजट की तरह किया जाना चाहिए। तो 1950-51 में कुछ एक सांसदों की उठाई हुई मांग को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी मोहर लगाई थी। एक संस्थागत रूप से आप कह सकते हैं कि इसकी डिमांड रखी गई थी इसके द्वारा। इसकी रिकमेंडेशन पर एक दो बातें और मैं बता देता हूँ। 1960 और 69 के जो फाइनेंशियल ईयर के अंदर वित्त वर्ष में हमारे देश की जो केंद्रीय सरकार है उसके 4 मंत्रालयों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है निष्पादन बजट को लागू करके देखा गया था। परिणाम ठीक रहे थे। धीरे धीरे करते हुए समरी ये है कि आज की डेट में मोस्टली हमारे जो मंत्रालय हैं वो परफॉर्मेंस बजटिंग जो है वो अपनाते हैं। इवन बहुत सारे प्राइवेट संस्थाओं में भी इसका प्रयोग अब किया जाता है। बहुत अच्छा आप कह सकते हैं कि हाईली डेवलप्ड कंसेप्ट ये है। तो इसका आंसर है हमारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। और एक दो जो चीज़ें इससे सराउंडिंग जो मैं बता सकता था वो मैंने आपको यहाँ पे बताई। अगला हमारा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीएसटी से संबंधित है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर, ये आपको पता है कि एक बिल रहा है। स्पेशल हमारी सरकार ने एक पूरा इवेंट इसके इर्द गिर्द जो है ऑर्गेनाइज किया था जब इसको लागू किया गया था। तो ये 279A जो है ये इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है। यहाँ पे डायरेक्ट जीएसटी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हमारा जो जीएसटी का अधिनियम है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो कि 2016 में लागू किया गया था जीएसटी के रिगार्डिंग। उसमें इस क्लोज के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल के गठन की सिफारिश है। जीएसटी से संबंधित कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ जीएसटी काउंसिल से संबंधित ये क्लोज है हमारा 279A। जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद क्या होती है? ये जीएसटी की सबसे बड़ी संस्था आप कह सकते हैं इस पर डिस्कशन करने के लिए, जिसमें हमारे देश के वित्त मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर उनके द्वारा अपॉइंटेड या तो राज्यों के वित्त मंत्री या फिर ये किसी और को अगर वहाँ पर अपना नॉमिनी भेज रही हैं तो वो उन सब से मिलाकर जो है, और एक दो जो है स्टैंडर्ड पोस्ट होती हैं ऑफिसर्स की, वो सब मिलाकर जो एक पूरी काउंसिल बनती है उसको जीएसटी काउंसिल कहा जाता है। ये हर एक चीज़ के लिए जिम्मेवार है। जीएसटी से रिगार्डिंग जितने भी बदलाव होंगे, जितनी भी रूल्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे, जो भी चीज़ें होंगी, ग्रीवेंस वगैरह सब इसके अंडर में आता है। तो जीएसटी से संबंधित हमारा जो संविधान का क्लोज है 279A और 101वां संविधान संशोधन 2016 के अनुसार जो है जीएसटी को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, जापान की केंद्रीय कार्मिक एजेंसी इनमें से कौन सी है? तो जापान में केंद्रीय कार्मिक एजेंसी जो है उसे नेशनल पर्सनल अथॉरिटी कहा जाता है। ये इसका आंसर है, नेशनल पर्सनल अथॉरिटी। इसको वहाँ की जो जापान की बेसिक लैंग्वेज है उसमें कहा जाता है जिंजी इन। वहाँ का लोकल वर्ड है जिंजी इन।
ठीक है। तो नेशनल पर्सनल अथॉरिटी क्या करती है, कर्मचारियों के सिलेक्शन से लेके और उनकी जो सर्विस है उसके रूल्स वगैरह तक तय करती है, और ये देखती है कि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो, उनके साथ जो है कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है, इन सब चीज़ों से डील करना। जैसे हमारे देश के अंदर यूपीएससी और स्टेट पीएससी वगैरह होते हैं, ऐसे वहाँ पर कर्मचारियों की चीज़ों से डील करने के लिए नेशनल पर्सनल अथॉरिटी या जिनजी-इन नाम की संस्था जो है वो कार्यरत है। जापान की बात यहाँ पर हो रही है। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण, जो कि 1/3 आरक्षण की बात की जाती है, 1/3 आरक्षण की बात की जाती है, वो इनमें से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया था। तो पहले हम इस पर डिस्कशन अगर करना चाहें तो हमारे देश की लोकसभा के अंदर और राज्यों की विधानसभाओं के अंदर महिलाओं के आरक्षण के लिए बहुत लंबे समय से जो है वो बातचीत की जा रही है। उनको जो है एक फिक्स संख्या में, यानी कि लगभग एक तिहाई जो सीटें हैं वो उनके लिए आरक्षित करने के लिए मांग बहुत पहले से उठाई जा रही है। लेकिन इस पर प्रॉपर तरीके से आप कह सकते हैं कि जो ऑफिशियली अधिनियम बनाकर लागू कर दिया गया है वो है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसे ऑफिशियली कहा जाता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, क्योंकि हमारी वर्तमान सरकार 2014 के बाद से जो बनी है वो लगभग हर चीज़ को एक इमोशनल टच देने की और उनमें नाम परिवर्तन करके उस चीज़ से बाकायदा जोड़ने के लिए जो है जानी जाती है। तो क्योंकि नारियों के लिए आरक्षण ये दिया है तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है इसका नाम दिया गया है। 106वां संशोधन है, सितंबर 2023 में जो है इसे पारित कर दिया गया था। अब इसके कुछ पॉइंट्स में अगर और डिस्कस कर लूँ यहाँ पर आपसे, तो इसकी एक बाध्यता ये है कि अगली जनगणना से लागू होना सुनिश्चित हुआ था जब इसे पारित किया गया था, कि अगली जो जनगणना होगी उसके बाद जो परिसीमन होगा, परिसीमन का मतलब होता है जो हमारी लोकसभा के जो क्षेत्र होते हैं, यानी कि जिनको आप एमपी और एमएलए का एरिया कहते हैं, उनमें बदलाव किया जाता है उनकी सीमाओं में, क्योंकि जनगणना जो है वो 10 साल के बाद होती है, तब तक बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं क्षेत्रों के अंदर, जनसंख्या बढ़ जाती है या किसी एक जाति का बाहुल्य हो जाता है, कोई कारण होते हैं, उसकी वजह से उनको उनके जो क्षेत्रफल में बदलाव किया जाता है, कुछ एरिया एक जगह से काट के दूसरी जगह ऐड कर दिए जाते हैं, उसको कहा जाता है परिसीमन। अब ये परिसीमन भी जनगणना के बाद होना है। इसके बाद लागू होना था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जनगणना अभी फ़िलहाल चल रही है, जैसा कि आप जानते हैं, फ़िलहाल जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे देश में जनगणना जो है वो चल रही है, जो कि कोविड की वजह से लेट हो गई, वरना 2021 में ही हो जानी थी। अब इसको स्पीड अप करने के लिए अप्रैल 2026 के अंदर हमारी सरकार एक और मोशन लेके आई थी, केंद्रीय सरकार, कि इस अधिनियम को 2011 वाली जनगणना जो थी उसके आंकड़ों के अनुसार लागू कर दिया जाए। लेकिन यही परिसीमन विवाद के चलते ज़्यादातर हमारे जो साउथ की स्टेट्स हैं, दक्षिण वाले राज्य हैं, जो उन्होंने विरोध किया और इसको जो है 2011 के जनगणना के आधार पर लागू करने का जो प्रस्ताव था वो रद्द हो गया, क्योंकि उसको प्रॉपर बहुमत अपना नहीं मिल पाया। तो ये वापस अपनी उसी जो है बाउंड्री पे आके ठहर गया है कि अगली जनगणना, जो कि 2029 के हमारे जो से केंद्रीय चुनाव होने हैं, आम चुनाव जिन्हें कहा जाता है, तब तक हो चुकी होगी पूरी, तब जाकर ही ये लागू हो पाएगा। अच्छा, इसकी वैलिडिटी दी गई है 15 साल की। इस अधिनियम को जिस डेट से लागू किया जाएगा ना, उससे 15 साल तक तो ये वैलिड रहेगा, 1/3 आरक्षण रहेगा ही रहेगा सभी राज्यों की विधानसभाओं में, विधानमंडलों में और केंद्रीय लोकसभा के अंदर भी। उसके बाद ये डिपेंड करेगा संसद क्या चाहती है, इसको एक्सटेंड करना चाहती है, इसमें कोई बदलाव करना चाहती है, वो 15 साल बाद होगा। तो अभी के लिए हम ये मान सकते हैं कि ये 2029 से ही लागू हो पाएगा, क्योंकि आम चुनाव अगले हमारे देश में 2029 में मई में होने हैं, 3 साल हैं अभी। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKAY। अभी मैं जैसे बता रहा था ना कि हर एक स्कीम को, हर एक चीज़ को जो है उससे जुड़े शब्दों से डिनोट किया जाता है। तो अब ये गरीब व्यक्तियों को जो है अन्न देने की योजना है, तो गरीब कल्याण अन्न योजना ये किस वर्ष से संचालित है, इसके बारे में आप अवेयर होंगे कोविड ईयर 2020 के बाद से ही, क्योंकि कोविड-19 में बहुत सारे लोगों के रोजगार छीन गए थे, गरीब तबकों को खाने के अनाज की और बेसिक चीज़ों के लिए भी जो है ना मिलने की नौबत आ गई थी, तो उनकी मदद के लिए ये योजना चलाई गई थी। 2024 में आकर 1 जनवरी से अगले 5 साल तक के लिए इसको जो है इसकी वैधता को बढ़ा दिया गया है, और इसके लिए जो है फंड जो है वो सरकार रिलीज़ करेगी। फंड और वैधता इसकी कितनी हो गई है, 1 जनवरी 2024 से 5 साल के लिए, यानी कि 31 दिसंबर 2028 तक अभी ये योजना चलती रहेगी। इसके अंदर क्या है, 2 तरह की आप कह सकते हैं जो राशन कार्ड कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है। एक तो होती है अंत्योदय अन्न योजना,
हमारी, जिसमें कि एक परिवार के लिए 35 किलो अनाज प्रति महीना जो है लागू किया गया है। एक होते हैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, ये ऐसे हाउस होल्ड होते हैं अंत्योदय अन्न योजना से थोड़े अलग होते हैं। इनमें प्रति व्यक्ति 5 kg जो है पर मंथ, 5 kg पर पर्सन पर मंथ जो है अनाज निर्धारित होता है। यहाँ पर एक मुश्त 35 किलो होता है, ये मुफ्त में इन लोगों को दिया जा रहा है। तो ये स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2028 तक के लिए वैध है और 2020 से जो है ये चली आ रही है। तो आज इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना रखते हुए, ज़्यादा लंबा ना करते हुए, हम बस ये 5 क्वेश्चन के साथ इसको पूरा कर रहे हैं। अब जल्दी ही वीडियोस आया करेंगे और मोस्टली कोशिश रहेगी कि यूजीसी नेट के अराउंड ही जितने वीडियोस लाए जा सकें, छोटे कंसेप्ट और PYQ मोस्टली रहेंगे। तो नेट के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए, चैनल को विजिट करते रहिए।